हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का न्यू चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास फूड होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उस कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिशन। ठीक है, हम ही जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो जो हम एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं समझिए। हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और कहीं कहीं जगह फाइबर्स या रफेज भी होता है। ठीक है, फाइबर्स या रफेज। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, हमें इसी चैप्टर में इनका डाइजेशन, इनको ब्रेक डाउन करना है, कैसे होता है हमारी बॉडी में हम ही जानते हैं। चलिए देखिए, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस है? ये मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों साथ में होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला माउथ में क्या होता है, हम फूड को चबाते रहते हैं, तो वो क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। और एंजाइम्स के द्वारा जो सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है भैया? देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। तो भैया एक प्रोसेस है जहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को उसके सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो हमने ह्यूमंस की बात करी तो हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है ये हमारे बॉडी में एंटीरियरी कहाँ से ओपन होती है? माउथ से। कहाँ से? माउथ से। और पोस्टीरियरी ये एनस पर टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो पोस्टेरियरी एनस पर टर्मिनेट होती है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात करी है, तो एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियरली माउथ से ओपन होती है और पोस्टेरियरली एनस पर टर्मिनेट होती है। ठीक है, और साथ में इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, जो कि क्या होते हैं? पैनक्रियाज होते हैं, लिवर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो माउथ है, सबसे पहले माउथ में अगर हम बात करते हैं तो एक कैविटी आती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी या इसी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, इस ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में हमारे पास टीथ, टंग और पैलेट होता है। टीथ, टंग और पैलेट। तो देखिए जो ये हमें वाइट पोर्शन दिख रहा है ये सब टीथ है। ठीक है, ये सब क्या है? ये टीथ है। और ये हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन दिख रहा है जिसको इसको हम टंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। अब इस जो टीथ है इसके पीछे एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड एक लेयर रहती है, उसको मैं बोलता हूँ हार्ड पैलेट। क्या बोलता हूँ? हार्ड पैलेट बोलता हूँ। और पीछे एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलता हूँ सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलूँगा? सॉफ्ट पैलेट बोलूँगा। ठीक है, अब सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक आप देख सकते हैं यू शेप एक टाइप स्ट्रक्चर लटका हुआ है, उस स्ट्रक्चर को हम यूवला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवला बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारे बक्कल कैविटी में जो चीज़ें होती हैं, ये जो ऑर्गन होता है उसके बारे में हमने बात करी। तो क्या क्या होता है? टीथ, टंग एंड पैलेट। टीथ, टंग एंड पैलेट। पैलेट की अगर हम बात करें, जो टीथ के पीछे थोड़ा सा बोनी सा दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है जो कि हार्ड होता है, उसको मैं बोलता हूँ हार्ड पैलेट। ठीक है, और हार्ड पैलेट के पीछे क्या होता है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं बोलता हूँ सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलता हूँ? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब क्या होता है? एक टंग होती है और अपर एंड लोअर टीथ होते हैं। ठीक है, अब टीथ की बात करते हैं। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ को आप ये मोहतरमा के माउथ में देख रहे हैं, ये टीथ है। ठीक है, अब क्या होता है? हमारे जो ह्यूमंस के टीथ होते हैं उनमें कंडीशंस होती हैं। क्या क्या तीन कंडीशन होती हैं भैया? ट्रिकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और डाइफाइडोंट होते हैं। ठीक है, ट्रिकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफाइडोंट। ये क्या होता है समझेंगे आगे, पहले डेंटिनेशन देख लेते हैं। डेंटिनेशन मतलब क्या होता है? रिफर द नंबर, काइंड एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ। हम क्या करते हैं भैया? नंबर, उसके काइंड और टीथ कैसे अरेंजमेंट हैं
इसको हम डेंटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो टीथ है वो कितने नंबर में है, किस काइंड के हैं और कैसे अरेंज हैं, उसको हम डेंटिनेशन बोलते हैं। चलो अब हमारे पास टीकोडॉन्ट आ गया, समझो भैया। देखो हमारे जो ये टीथ होते हैं, ये आपका जॉ है, तो ये जॉ है, तो जॉ में क्या होता है, शॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इनकी रूट ऐसे करके क्या होती है, धसी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होते हैं, जो हमारे जो टीथ हैं वो जॉ सॉकेट में क्या है, एम्बेडेड है। तो इसी कंडीशन को मैं बोलता हूँ ठीकोडॉन्ट। क्या है भैया, जो टीथ होते हैं वो जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड रहते हैं, इसी कंडीशन को मैं ठीकोडॉन्ट कंडीशन बोलता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगली कंडीशन आती है मेरे पास, हेट्रोडॉन्ट। किसकी, हेट्रोडॉन्ट। देखो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डॉन्ट मतलब आप टीथ समझ सकते हैं। ठीक है, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, और डॉन्ट मतलब क्या होता है, टीथ। तो अब डिफरेंट टीथ मतलब क्या होता है भैया, देखो शेप में, साइज में और उनके फंक्शन में टीथ भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं वो उनमें सिमिलैरिटीज नहीं होती, थोड़ी डिसिमिलैरिटीज होती है। जैसे जैसे आप फर्स्ट वाले टीथ को देख रहे हो, ये है हमारे पास इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। तो हमने कहा कि 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हमारे बक्कल कैविटी में पाए जा रहे हैं, तो इसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, हेट्रोडॉन्ट बोलता हूँ। ठीक है, टीथ आर डिफरेंट टाइप्स और डिसिमिलर इन आवर बक्कल कैविटी, तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ हेट्रोडॉन्ट। और कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, हमने लास्ट कंडीशन क्या बोली थी, डाइफाइडोंट। क्या बोली थी, डाइफाइडोंट। चलो एक बार डाइफाइडोंट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम डाइफाइडोंट के बारे में जानें तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे जब हम बड़े होते हैं, बचपन से जब बड़े एज में आते हैं, तो सभी लोगों के दांत क्या होते हैं, टूटते हैं। बचपन में सभी लोगों के दांत टूटते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भैया आपके दूध के दांत टूट गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके परमानेंट टीथ आएंगे, है ना। सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो मिल्क टीथ हैं, जब हम पैदा होते हैं तब ये निकलना शुरू होते हैं, लेकिन क्या होते हैं जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। अप्रॉक्स 4, 5, 6, 7 साल टूटते हैं। उसके बाद न्यू टीथ वहाँ पर अराइज होते हैं और वो ज़िंदगी भर तक रहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे टीथ हैं वो ज़िंदगी में 2 बार निकले हैं। कितने बार, 2 बार निकल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाईफाइडोंट। डाई मतलब 2, फाइव लाइफ, डॉन्ट मतलब टीथ। तो मतलब जिंदगी में अगर हमारे 2 बार दांत निकलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइफाइडोंट। ठीक है, टीथ अपीयर ट्वाइस इन होल लाइफ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइफाइडोंट। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये टीथ होते हैं डाइफाइडोंट, या हम इसको डेसीडुअस भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, डेसीडुअस। क्यों, क्योंकि 2 बार निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम डेसीडुअस भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं। किसकी, डेंटल फॉर्मूले की। तो डेंटल फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमको 4 दिख रहे हैं क्या, ये 4 होते हैं इंसीजर। ठीक है, एक ही जो रेड रेड का दिख रहा है ये होता है कैनाइन। फिर 2 हमारे पास होते हैं ये प्रीमोलर, और 3 हमारे पास होते हैं मोलर। ठीक है, जिसमें से एक विजडम टीथ रहता है जो कि अप्रॉक्स 20-21 साल के बाद निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हाफ सेट लेते हैं। जैसे ये हमारे पूरे दांत हैं तो इसको हमने हाफ सेट में डिवाइड कर दिया, इसको हाफ सेट में डिवाइड कर दिया। तो अब अपर हाफ और लोअर हाफ को हम एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्मूले को हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या होता है भैया, हमने दांतों को अपर और लोअर हाफ को एक नंबर में या एक सीरीज में अरेंज कर दिया। उस अरेंजमेंट या उस सीरीज को या उस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंटल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूले में देखो हमारे पास क्या होता है, डेंटल फॉर्मूले में हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर कितने होते हैं, इंसीजर होंगे 2। ठीक है, कैनाइन कितना होगा 1, प्रीमोलर कितने होंगे 2, और मेरे पास मोलर होते हैं 3। ठीक है, मेरे पास मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं भैया, इंसीजर कितना है 2, इंसीजर 2। ठीक है, कैनाइन 1,
प्री मोलर 2 और मोलर 3, ये तो हमने हाफ सेट लिखा है। इसके नीचे क्या होगा, फिर से लिखना पड़ेगा, कितना होगा 2 1 2 और 3। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का स्ट्रक्चर या टीथ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो ये तो जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होती है रूट वाला पार्ट। क्या, रूट वाला पार्ट जो कि जॉ में धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारे पास होता है नेक रीजन। क्या होता है, नेक रीजन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेक रीजन हो गया। अब ये वाला रीजन जो कि हमको दिखता है बाहर, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं इस वाले को, क्राउन बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्राउन के ऊपर एक लेयर ऐसे करके जमी होती है, इस लेयर को मैं बोलता हूँ इनेमल। क्या बोलता हूँ, इनेमल बोलता हूँ। और इस क्राउन के अंदर एक ये वाली एरिया होता है, इसको मैं बोलता हूँ डेंटाइन। क्या बोलता हूँ, डेंटाइन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, डेंटाइन बोलता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो ये दिख रहा है, यहाँ पर ये वेसल्स होती हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ पल्प कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यहाँ पर ही क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। ठीक है ना, बाकी ये हमारा जो है बोन है। ठीक है, ये रूट है उसकी। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास जो ये डेंटाइन है ना, जो ये डेंटाइन है, तो ये डेंटाइन बनता किससे है, तो यहाँ पर एक नाम दे रखा है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, क्या लिखा है, ओडोंटोब्लास्ट। क्या लिखा है, फाउंड इन द डेंटल पल्प सिक्रीट डेंटाइन। तो भैया ये क्या डेंटल पल्प में मिलेगा और डेंटाइन को सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर था किसका, टीथ का। ठीक है, हमने बोला क्या होता है भैया, एक पार्ट होता है जो कि धसा होता है, उसको मैं बोलता हूँ रूट। एक पार्ट होता है जो कि कहाँ पे, जो गम्स है और जो बाहर दांत दिखता है उसके बीच में पाया जाता है, उसको नेक बोलते हैं। और ऐसा ऐसा जो गम के बाहर हमको व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन के ऊपर एक लेयर होती है, उसको इनेमल बोलते हैं। और इस इनेमल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एक क्राउन में जाएंगे तो हमारे पास एक कैविटी सी दिखती है या स्पेस दिखता है, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन के नीचे एक कैविटी होती है जिसमें पल्प कैविटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। ये जो रीजन है ये क्या है, ये पल्प कैविटी है। ठीक है, अब पल्प कैविटी है तो पल्प कैविटी में क्या होंगे, यहीं पर ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट होगा जो कि क्या करेगा, डेंटाइन को कंटिन्यूअस सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, चलिए टंग की बात करते हैं। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, टंग हमारा क्या होता है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक, अब क्या वो ये जो टंग है भाई फ्रीली होता है, लेकिन ये बैक से और फ्लोर से एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ लिंगुअल फेरेनुलम। क्या बोलता हूँ, लिंगुअल फेरेनुलम। बात समझ में आई, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये फ्लोर से अटैच होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, तो देखो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी बाय फ्रेनुलम। ठीक है, चलिए टंग की बात करें तो टंग पे क्या होते हैं, कुछ स्मॉल से प्रोजेक्शन निकले होते हैं, कुछ स्मॉल से प्रोजेक्शन निकले होते हैं। उन स्मॉल प्रोजेक्शन को हम पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। बात समझ में आया, तो हमने बोला कि हमारे टंग के ऊपर कुछ सरफेस, जो टंग की सरफेस है उसके ऊपर कुछ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। और इन्हीं पैपिले के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो हमने क्या बोला, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले। क्या बोलेंगे, पैपिले बोलेंगे। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला कि भैया एक टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम पैपिले बोलते हैं। और इसी पैपिले के अंदर टेस्ट बड होते हैं जो कि टेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ पैपिली ऐसी होती है जिनके अंदर टेस्ट बड नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ पैपिली होती हैं जिनमें टेस्ट बड हैं और कुछ पैपिली ऐसी हैं जिनमें टेस्ट बड नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फेरिंग्स की। ठीक है, देखो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि हमारा फूड भी यहाँ से पास होता है और हमारी एयर भी यहाँ से पास होती है। ठीक है, तो कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड
फूड, ठीक है, किसके लिए, एयर एंड फूड। तो फेरिंग्स क्या है भैया, एक कॉमन पैसेज है जिसमें एयर और फूड दोनों क्या होते हैं भैया, पास होते हैं, ठीक है। तो कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, तो हम क्या कहते हैं, तो कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन पैसेज होता है, इसका मतलब एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, फेरिंग्स के ना देखो कुछ पार्ट होते हैं, ये हमारा नेजल कैविटी के पास जो फेरिंग्स होते हैं इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर जो माउथ की इसोफेगस के ऊपर जो फेरिंग्स होती है इसको बोलते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो फेरिंग्स है ये आगे जाके हम बोल सकते हैं आगे डिवाइड हो जाएगा कैसे, एक पार्ट इसोफेगस में और दूसरा पार्ट इसका विंड पाइप में, ठीक है। एक पार्ट इसका इसोफेगस में, दूसरा पार्ट विंड पाइप में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये इसोफेगस में ओपन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये फेरिंग्स विंड पाइप में या हम बोल सकते हैं लैरिंग्स पे ओपन होता है, तो उस ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलेंगे। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है फूड को, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एपीग्लॉटिस, ठीक है ना। अब देखिए हम ग्लॉटिस के बारे में जानते हैं। भैया ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस हम लैरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये लैरिंग्स के ऊपर की ओपनिंग जो होती है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। अब ग्लॉटिस क्या होता है, ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप के नीचे होता है, ठीक है। उस कार्टिलेजिनस फ्लैप को पहली बात तो हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये इस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है, ठीक है। क्या करके रखता है, कवर करके रखता है या गार्ड करके रखता है, क्यों, ताकि फूड पाइप में फूड जाए, विंड पाइप में फूड ना जा सके, इसीलिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय फ्लैप ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या, एपिग्लॉटिस भैया एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज का फ्लैप होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज होता है भैया, कार्टिलेज का नाम होता है इलास्टिन। क्या, इलास्टिन। तो इलास्टिन यहाँ पे कार्टिलेज यूज होता है, ठीक है। तो इलास्टिन कार्टिलेज का वो बना होगा, और इलास्टिन कार्टिलेज का क्या बना होगा, एपिग्लॉटिस। और वो क्या करेगा, वो गार्ड करके रखेगा किसको, ग्लॉटिस को, जिससे फूड प्रिवेंट होगा, वो विंड पाइप में नहीं जा पाएगा, ठीक है। When food material passes through the pharynx, the epiglottis closes the glottis, ठीक है। जब फूड मटेरियल फेरिंग से पास होगा और वो इसोफेगस में जाएगा, उस दौरान ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करके रखेगा, ठीक है। अब देखो इसोफेगस की हम बात करते हैं, इसोफेगस को हम एक नाम से हो जानते हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये स्टमक में जाकर खुलती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सपोज करो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, ये डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम से ये पास होती है और स्टमक में जाके ओपन होती है, ठीक है। कहाँ पर, स्टमक में जाके ओपन होती है, ठीक है ना। तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम भैया हम बोल सकते हैं एब्डोमेन को और हमारे थोरेसिक रीजन को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। ये एक मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। तो मस्कुलर लेयर क्या करती है, पार्टीशन करती है किसका, थोरेक्स का एब्डोमेन से, ठीक। तो ये डायफ्राम को पास करके एब्डोमेन में ओपन होता है। एब्डोमेन में किस पार्ट पे, स्टमक के पार्ट में ओपन होता है, ठीक है। कौन, इसोफेगस, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज ये क्या है, इसोफेगस, ये क्या है, स्टमक, तो इनके बीच में यहाँ पर ना एक स्फिंक्टर लगा होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा स्फिंक्टर क्या होते हैं भैया, जैसे हमारे घर में जैसे दरवाजे होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग या एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही इन स्ट्रक्चर में स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, ये भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा ईसोफेगस और स्टमक के पार्ट मिल रहे होंगे वहाँ पर एक स्फिंक्टर गार्डेड रहेगा। उस स्फिंक्टर का नाम हमने बोल दिया गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोल दिया, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल दिया, ठीक है। अब देखो इस गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम एक और होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियक पार्ट के पास ही ओपन होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक हमारा स्टमक का पार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा
कार्डियक मसल अलग होता है, कार्डियक पार्ट अलग होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द इसोफेगस इज देयर इज रिंग ऑफ मसल कॉल्ड इसोफेजियल स्फिंक्टर। भैया ये पोस्टीरियर पार्ट है इसका, इसमें एक मसल की रिंग लगी होगी, उस मसल की रिंग को हम क्या बोलते हैं, ओसोफेजियल स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, इट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ये भैया ईसोफेगस की ओपनिंग को कंट्रोल करता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने बात तो करी स्फिंक्टर की, अब एक हमारे पास टर्म है पेरिस्टाल्सिस। इसका मतलब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में एक वेव मूवमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में, कहाँ पे, ईसोफेगस में, ठीक है। तो जो हमारी ईसोफेगस है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। उस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल में वेव कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं या वेव रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होते हैं, जिस रिलैक्सेशन को या कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये वेव मूवमेंट होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ ईसोफेगस। तो ये एक वेव मूवमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक बात देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इन द ईसोफेगस इज अफेक्टेड बाय द वेग लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। इसका मतलब क्या हुआ भैया, हमारे पास एक मूवमेंट होगा, वेव जैसा मूवमेंट होगा इस टाइप से कुछ, ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब इस मूवमेंट में क्या होगा, यहाँ पर देखो भैया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हुआ, है ना। तो ये होता रहेगा, और किस में होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस में, ठीक है। और ईसोफेगस में भी किस तरफ, मस्कुलरिस पार्ट में, कहाँ पर, मस्कुलरिस पार्ट में, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की। भैया स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, सैक शेप का होता है, ठीक। ये बिल्कुल डायफ्राम के पास प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। अब देखो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट फंडस, जो कि हमारा अपर पार्ट होता है। सेकंड पार्ट कार्डियक, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा होता है बॉडी, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन लिख लो, थर्ड पार्ट होता है बॉडी। क्या होगा, थर्ड पार्ट बॉडी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया, बॉडी। और फोर्थ पार्ट होता है इसका पाइलोरिक, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है क्या है, पाइलोरिक। भैया अपर पार्ट फंडस, ये वाला पार्ट कार्डियक, ये वाली जो ये है ये बॉडी होती है, और लास्ट या फिर इसका लोएस्ट पार्ट क्या होता है, पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। चलो देखते हैं, लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड सैक लाइक ऑर्गन, ठीक है, इसको स्टमक बोलेंगे। कहाँ होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमेन कैविटी। अच्छा यहाँ पर एक टर्म और जोड़ लेंगे, लेफ्ट साइड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। इसके 3 मेजर पार्ट नहीं, 3 नहीं 4 लिखना, ठीक है। ये क्या है, गड़बड़ है, 3 नहीं 4 इसके पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडेक, पाइलोरिक और बॉडी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी अब अपग्रेड हो गया है, अब बॉडी पार्ट को उसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या होगा, एक स्फिंक्टर होगा, उस स्फिंक्टर का नाम हमने क्या बोल दिया, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोल दिया, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब देखो इस गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है वो कहाँ खुल रहा है, बिल्कुल कार्डियक पार्ट पर खुल रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसी पार्ट पर खुल रहा है, और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है कार्डियक, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ये लोअर पार्ट है, ये वाला लोअर पार्ट पाइलोरिक पार्ट, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होगा जो कि गार्डेड करेगा किस लिए, स्टमक को, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा कि एक स्फिंक्टर यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा पाइलोरिक पार्ट में, जो कि गार्डेड करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग को किस किस के बीच में, भैया पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमने क्या बोला, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। किससे गार्डेड रहेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर उसका फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अगले स्ट्रक्चर की, ये अगले पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज, ये लॉन्ग, हाईली क्वाइल्ड, नैरो ट्यूब होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है और नैरो ट्यूब होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर इसका नाम है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन होती है लॉन्ग है, तो सर इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बेटा जो इसका जो डायामीटर है ना, इसका जो डायामीटर है, इसका डायमीटर नैरो होता है, इसका डायमीटर ब्रॉड होता है। ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो हम इनके डायमीटर के बेसिस पे नाम रखते हैं। जैसे हमने कहा इसका डायमीटर क्या है? नैरो रहेगा, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? इसका जो डायमीटर है वो ब्रॉड रहेगा, इसलिए इसको बोल दिया लार्ज इंटेस्टाइन। ये अप्रॉक्स 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। कितना? 7 मीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। अब इसके ना 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है भैया। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्ग होगी, हाईली क्वाइल्ड होगी और नैरो ट्यूब होगी, ठीक है। कैसी होगी? 7 मीटर लॉन्ग होगी और 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा और ये 3 पार्ट्स में या 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगी, जिसको हमने बोला ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब देखो जो हमारी ये ड्यूडेनम है, क्या? ड्यूडेनम, ये कैसा होता है? ये ड्यूडेनम, ये फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, यू शेप नहीं होता, ये हमारा सी शेप होता है। कैसा होता है? सी शेप, ठीक है। कैसा होता है? सी शेप होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है भैया? इसका प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन का है। जो मेजर डाइजेशन होता है वो इसी पार्ट में होता है, ठीक है। जो मेजर डाइजेशन होता है वो इसी पार्ट में होता है। और समझो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये भैया बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को कलेक्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे? रिसीव कॉमन ओपनिंग ऑफ द बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। भैया पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट यहीं पर आकर कॉमन एक डक्ट बनाएगी, जिसको हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और वो इसमें कहाँ पर ओपन हो जाएगी? ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहाँ पर क्या होगा भैया? बाइल जूस भी, वहाँ पर बाइल जूस भी और पैनक्रियाटिक जूस भी, ठीक है। कौन सा? पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस भी वहाँ पर सिक्रीट हो जाएगा। तो ड्यूडेनम एक कॉमन पैसेज में ओपन होगा। तो ड्यूडेनम क्या करेगा? बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा? कॉमन पॉइंट से रिसीव करेगा, ठीक है। चलिए भैया, जेजुनम जे क्या होता है? लॉन्गर पार्ट होता है और क्वाइल्ड पार्ट होता है। कैसा? लॉन्गर पार्ट और क्वाइल्ड, मतलब क्या होगा? लंबा सा होगा, थोड़ा सा उलझा टाइप का होगा, ठीक है। लॉन्गर और क्वाइल्ड पार्ट होगा। इलियम में हम क्या करते हैं भैया? देखो मेन बात, हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। और ये जो इलियम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होने वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो ये हमने जेजुनम देखा था ना, जेजुनम में भी एब्जॉर्प्शन होगा, जेजुनम में भी एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, ठीक है। कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होगा, ठीक है। दोनों जगह एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जेजुनम में भी एब्जॉर्प्शन होगा और इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब देखो हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। ये 1.5 मीटर होता है, करीब 1.5 मीटर। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग था, ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसका जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होगा। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, जिसको मैं बोलता हूँ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो सबसे पहले हम सीकम की बात करते हैं। सीकम क्या होता है? ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। देखो आप ये देख रहे हैं क्या है? एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन के पास या थोड़ा सा आगे साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, यहाँ पर किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं? ये जनरली विटामिन B12 का सिक्रीशन करते रहते हैं। क्या करते हैं? विटामिन B12 का सिक्रीशन करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, वो विटामिन B12 का सिक्रीशन करते रहेंगे, ठीक है। अब सीकम में क्या होता है? सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक
आउटग्रोथ निकला होगा, इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, हमने बोला क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, इसका मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि कभी इसका फंक्शन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में इसका कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी में, इसीलिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सीकम एक ब्लाइंड से एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, या हम बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसमें किसी भी तरीके का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? विटामिन B12 का सिक्रेशन करते हैं, और इसमें क्या होता है? एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकली होती है या प्रोजेक्शन निकला होता है, उसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोल देते हैं। ठीक, अच्छा कभी कभार क्या होता है ना, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ फूड पार्टिकल फंस गया या कुछ पार्टिकल आकर फंस गए, तो ये इन्फ्लेटेड हो जाती है, मतलब सूज जाती है, स्वेल हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है? इसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो पेन है उससे रिलीफ मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, जो ये बीमारी हुई है जिसकी वजह से हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन जो है अपेंडिक्स वो सूज जाती है या इन्फ्लेटेड हो जाती है, इस बीमारी को मैं बोलता हूँ अपेंडिसाइटिस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कोलन की पार्ट, कोलन की बात करते हैं। कोलन किसका पार्ट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके कितने पार्ट होते हैं भैया? इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे हमने बोला क्या, देखो ये ऊपर जा रही है तो असेंडिंग कोलन, ये ऐसी है तो ट्रांसवर्स कोलन, ये नीचे की तरफ आ रही है तो डिसेंडिंग कोलन, और ये थोड़ी सी एस शेप की है तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो हमने बोला भैया कोलन के कितने पार्ट हैं? कोलन के 4 पार्ट हैं। हमने क्या क्या? असेंडिंग कोलन ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रांसवर्स कोलन की एक ही डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग कोलन, और एस शेप की या सिग्मोइड शेप की सिग्मोइड कोलन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम वाला पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेक्टम वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं।